नमस्ते छात्रों, मैं श्रीमती रति लक्ष्मण गोंदली छत्रपति शिवाजी विद्यालय कॉलेज पे। तो चलिए आज से हम कक्षा 9वीं के हिंदी के पाठ्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो हिंदी के पाठ्यक्रम की पहली इकाई की सबसे पहली कविता है चांदनी रात। ये कविता लिखी है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो सबसे पहले आइए हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1986 में उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। ये मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण कवि है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो मानवीय भावनाओं से और उस ओतप्रोत भरी हुई है और उसी के साथ साथ नारी के प्रति जो करुणा की भावना है उससे ज़्यादातर ओतप्रोत भरी हुई होती है। इन्होंने साकेत नाम का महाकाव्य लिखा है। यशोधरा, जयन्द्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती ऐसे खंडकाव्य भी लिखे हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं जैसे रंग में भंग, राजा प्रजा। अब चलिए देखते हैं कि यह पद्य क्या है। तो ये जो पद्य है इसे कहते हैं खंडकाव्य। खंडकाव्य का अर्थ क्या होता है कि हमारे मानवीय जीवन की किसी एक घटना को बड़े महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। किसी एक घटना को ही प्रधान स्वरूप दिया जाता है और कुछ प्रासंगिक कथाओं का उनमें समावेश किया जाता है। तो ये जो काव्य है वो कवि मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी, यहाँ पर हमने देखा है पंचवटी, उस खंडकाव्य में से ही लिया गया हुआ एक भाग है। और इस कविता में बड़े ही सुंदर रूप से प्रकृति के माधुर्य के साथ अभिव्यक्त किया गया है। चांदनी रात की खामोशी में जो चांदनी रात का मनोहर रूप है उसका वर्णन अपने सुंदर शब्दों में कवि ने प्रकट किया है। तो चलिए अब हम इस कविता को ताल और लय के साथ गाते हैं ताकि ये कविता आपको अच्छे से कंठस्थ हो। ठीक है। कविता है चांदनी रात। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मान झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नट के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। आगे कविता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो इस तरह से यह कविता है। चलिए अब हम इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। कविता का जो पहला चरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। सबसे पहले हम इस कविता के इस चरण का अर्थ समझ लेते हैं। चारु चंद्र यानी कि चंद्र जो है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, इसलिए उसे चारु चंद्र कवि ने उपमा दी है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, जल यानी कि पानी, थल यानी कि जमीन। तो कवि को ऐसे लगता है, कवि ऐसे कल्पना कर रहा है कि जैसे चंद्र की जो किरणें हैं वो पानी और ज़मीन में खेल रही है,
स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी कि धरती, अंबर यानी कि आकाश। तो स्वच्छ चांदनी सभी धरती और आसमान में भी फैली हुई है। चांदनी यानी कि चांद का प्रकाश। तो चांद का प्रकाश जो है वो सब तरफ फैला हुआ है, ऐसे कभी कहना चाहते हैं। आगे का जो चरण है उसका अर्थ हम देखते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी कि हमें जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम उसे प्रकट करते हैं, अपनी खुशी प्रकट करते हैं, हमारे शरीर पर रोमांच हो उठता है। तो खुशी, रोमांच, इसे ही पुलक कहते हैं। धरती भी अपना जो आनंद है वो प्रकट करती है। कैसे प्रकट करती है? तो हरित तृणों की नोकों से। हरित यानी कि हरा, तृण यानी कि घास। तो हरे घास के नोकों पर वो अपना आनंद प्रकट करती है। और मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु यानी कि पेड़, वृक्ष। तो ऐसे लग रहा है जैसे ये पेड़ जो है वो भी खुशी के मारे झूम रहे हैं और मंद पवन का झोंका उन्हें हिला रहा है, इसके कारण वो झूम रहे हैं। आगे का जो चरण है उसका अर्थ हम देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। ये जो चांद का जो प्रकाश है, चांदनी है, वो कितनी स्वच्छ है और कितनी निस्तब्ध निशा। निशा यानी कि रात। रात कितनी निस्तब्ध है, बहुत शांति है, कोई भी कोलाहल नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं है, इसलिए सब तरफ शांततापूर्ण वातावरण है। और उसके कारण इस शांति की स्वच्छंद सुमंद ऐसी खुशबू हर तरफ फैली हुई है। और इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसी कोई भी दिशा नहीं है, निरानंद है कौन दिशा, ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जहाँ पर यह शांति पूर्ण खुशबू फैली हुई न हो। आगे का जो चरण है उसका अर्थ हम देखते हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बंद नहीं, अब इस वक्त समय रात्रि का समय है लेकिन फिर भी सभी क्रियाएं चल रही हैं। तो कौन सी क्रियाएं चल रही हैं? नियति नटी के कार्यकलाप। नियति यानी कि सृष्टि। तो सृष्टि के कार्यकलाप जो है, कार्यकलाप यानी कि हर रोज़ की गतिविधियाँ, सृष्टि की सभी गतिविधियाँ चल रही है, कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। लेकिन बड़े ही शांत भाव से यह सब गतिविधियाँ चल रही है और चुपचाप तरीके से, कोई भी कोलाहल, कोई बड़ा शोर शराबा नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है इस शांति के वातावरण में, ऐसा कवि का मानना है। तो आगे की कविता देखते हैं। आगे कवि कहते हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इस चरण का अर्थ देखते हैं हम। है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या बिखेर देती है? जैसे मानो कि मोती बिखेर देते हैं। मोती किसे कहा गया है? तो कवि ने आकाश में जो चांद तारे चमक रहे हैं उनको मोती की उपमा दी है कि मोती जैसे वो चमक रहे हैं। और मानो कि जैसे पृथ्वी ने ही ये फैलाए हुए हैं, मोती बिखेरे हुए हैं, सब सो जाने पर पृथ्वी वो मोती आकाश में बिखेर देती है। और जब सवेरा होता है तो क्या होता है? रवि यानी कि सूर्य आता है और वो सारे मोती बटोर लेता है, समेट लेता है और अपने साथ लेके जाता है, यानी कि हमें चांद तारे दिखना बंद हो जाता है। आगे का जो चरण है उसका अर्थ हम देखते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और फिर जब सूर्य थक जाता है, शाम हो जाती है, तो वो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो क्या करता है? तो अपने जो मोती उसने जो समेटे हुए हैं वो मोती जाते वक्त वो संध्या को दे जाता है। और
संध्या यानी कि शाम को, शाम होने पर हमें फिर से रात होने पर चांद तारे दिखाई देते हैं। इसलिए कवि ने ऐसी कल्पना की है कि शाम होते होते जैसे मानो सूर्य जो अपने साथ मोती बटोर लेता है वो संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और इससे क्या होता है कि वो मोती वापस आकाश में फैल जाते हैं। इसलिए रात का जो काला रंग है, शाम यानी कि काला, तो उससे काला रंग उसका फिर से उजाला फैल जाता है, नए रूप में छलक जाती है रात। आगे का जो चरण है उसमें कवि क्या कल्पना करते हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी, पंच यानी कि 5, वट यानी कि वटवृक्ष, तो 5 वृक्षों की छाया में एक सुंदर कुटीर बनी हुई है। कुटीर यानी कि झोपड़ी। तो इस झोपड़ी के सम्मुख यानी कि बिल्कुल सामने एक स्वच्छ शिला है। शिला यानी कि बड़ा सा पत्थर, और इस बड़े से पत्थर पर क्या है, धीर वीर निर्भीक मना। निर्भीक यानी कि निडर, एक निडर योद्धा उस शिला पर बैठा हुआ है। 5 वृक्षों की छाया में जो सुंदर झोपड़ी बनी हुई है उसके सामने स्वच्छ सी बड़ी सी शिला है, पत्थर है, उस पर वो निडर एक योद्धा बैठा हुआ है। आगे के चरण में कवि कहते हैं, जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यह कौन जाग रहा है, धनुर यानी कि धनुर्धर, यह कौन धनुर्धर है जो शिला पर बैठा हुआ जो धनुर्धर है, निडर योद्धा है, वह कौन है। सारा भुवन सो रहा है, पूरी दुनिया सो रही है, ये एक ऐसा कौन है जो जाग रहा है। और उससे कवि ने उपमा दी है कि वह भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी यानी कि गृहस्थ, जो गृहस्थी चलाता है, ऐसा गृहस्थ ये लग रहा है। लेकिन कुसुमायुध योगी सा, कुसुमायुध यानी कि स्वर्ग के जो देव है, कामदेव सा सुंदर सा यह जो व्यक्ति है वह कौन है, एक किसी भगवान के जैसा तेज उसके चेहरे पर है। इसलिए कवि कहते हैं कि भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत होना यानी कि दिखना, ऐसे दिख रहा है जैसे कि भगवान कामदेव के का स्वरूप ही यह योगी है। तो इस तरह से ये कविता है, और आप इस कविता के प्रश्नोत्तर जो है वो अपने कॉपी में लिख कर लाइए, ठीक है।